हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने कैम्बियम की उत्पत्ति, कैम्बियम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो एग्ज़ाम में आपके इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैम्बियम का सेकेंडरी ग्रोथ में योगदान बताइए, इसके टाइप्स बताइए या फिर इसकी स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ। तो मैंने कल वाली क्लास में आपको बता दिया था कि जो डाइकोट स्टेम होता है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ दो टाइप से होती है। तो कौन कौन सी सेकेंडरी ग्रोथ दो टाइप से होगी? तो फर्स्ट होगी सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टिलर रीजन एंड सेकेंडरी ग्रोथ in extrastellar region। तो मैंने आपको कल बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट्स में दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टिलर रीजन और सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन। तो स्टिलर रीजन में मीन्स जहाँ पे जाइलम फ्लोएम होंगे, इट मीन्स वास्कुलर बंडल्स होंगे, वहाँ पे अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो होगी स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। और अगर स्टिलर रीजन को छोड़ के कॉर्टेक्स वाले भाग में अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तो यहाँ तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगी? स्टिलर रीजन में। और यहाँ पे कहाँ होगी? कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो जो स्टिलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है? वेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण। और सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन ये किसके कारण होगी? कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण। सो आज वाली क्लास में हम ये पॉइंट 1 या टाइप 1 कवर करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टिलर रीजन। तो जो स्टिलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है या डाइकोट्स के स्टिलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसे निम्न स्टेप्स में हम कवर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट है मैकिंग ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सेकंड है मैकिंग ऑफ सेकेंडरी वास्कुलर या वेस्कुलर टिश्यूज। थर्ड पॉइंट है मैकिंग ऑफ सेकेंडरी मिडुलरी रेज। फोर्थ है मैकिंग ऑफ एनुअल रिंग्स। और फिफ्थ वन इज मैकिंग ऑफ हार्टवुड एंड सैपवुड। सो स्टिलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को डाइकोट्स में हम इन 5 पॉइंट्स में कवर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैकिंग ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो
तो डाइकोट्स में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण होती है और डाइकोट्स में स्टीलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ फेसिकुलर कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण होती है। तो स्टीलर रीजन में जाइलम व फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई कैम्बियम पाई जाती है। इसे इंट्राफेसिकुलर या इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। स्टीलर रीजन में जाइलम व फ्लोएम संवहन ऊतकों के बीच में पाई जाने वाली पैरेन्काइमेटस सेल्स को कैम्बियम कहते हैं और इस कैम्बियम को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ का वक्त आता है तब इन संवहन बंडल या वेस्कुलर बंडल्स के बीच में उपस्थित मिड्यूलरी रेज की पैरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और मेरिस्टेमेटिक होकर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ जुड़ जाती है और ये जुड़कर एक वेस्कुलर बंडल से दूसरे वेस्कुलर बंडल को जोड़ने का कार्य करती है और एक वलय बना लेती है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है तब क्या होता है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके बीच में उपस्थित प्राइमरी मिड्यूलरी रेज की पैरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, डिवीजन करेगी, डिवीजन करके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से जुड़ जाती है और एक रिंग का फॉर्मेशन, एक वलय का फॉर्मेशन कर लेती है, कैम्बियम वलय का निर्माण कर लेती है। और जब दो वेस्कुलर बंडल्स की कैम्बियम जुड़ जाती है तो वो किसका निर्माण करेगी? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मैंने कल बताया था कि संवहन ऊतकों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित कैम्बियम को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में उपस्थित वेस्कुलर कैम्बियम को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण कैसे होगा? जब दो वेस्कुलर बंडल की जो कैम्बियम है वो मिड्यूलरी रेज की पैरेन्काइमेटस सेल्स के मेरिस्टेमेटिक होने से जुड़ जाती है और एक कैम्बियम की रिंग का निर्माण कर लेती है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिड्यूलरी रेज के साथ मिलकर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण कर लेती है, जिससे दो वेस्कुलर या आपस में वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम का कनेक्शन हो जाता है। इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलके वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये फर्स्ट स्टेप कवर होता है कि इसमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण कैसे हुआ। सेकंड स्टेप आता है मैकिंग ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जब वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, तब क्या होता है कैम्बियम सेल से, ये है कैम्बियम, और इस कैम्बियम की सेल्स डिविजन्स करेगी। मीन्स मैंने पहले बता दिया सेकेंडरी ग्रोथ क्यों हो रही है, कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम कैम्बियम एक्टिव होगी और एक्टिव होने के बाद में बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम व अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है।
सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में सेकेंडरी जाइलम का निर्माण अधिक होता है और पहले बनने वाला सेकेंडरी जाइलम दूसरे बनने वाले सेकेंडरी जाइलम के द्वारा धकेल दिया जाता है पहले बनने वाला सेकेंडरी जाइलम को बाद में बनने वाले सेकेंडरी जाइलम के द्वारा धकेल दिया जाता है, जिससे कि पित्त वाला भाग नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है और जो बाहर की ओर बनने वाला सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। सेकेंडरी जाइलम की तुलना में सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बनता है और बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। यह है जाइलम फर्स्ट और यह है कैम्बियम। फिर इसमें फिर डिविजन्स होंगे और डिविजन्स करने से क्या होगा, ये है कैम्बियम, ये है जाइलम सेकंड और ये है जाइलम फर्स्ट। और ये कौन सा रीजन आ गया, पित्त वाला रीजन। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन आ गया, पित्त वाला रीजन। तो जैसे जैसे कैम्बियम बनेगा तो पहले बनने वाले कैम्बियम को अंदर की ओर धकेल दिया जाता है, जिससे पित्त वाला पोर्शन या पित्त वाला रीजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि पित्त की जगह जाइलम के द्वारा भर दी जाती है। फिर देखो तो देखो, जहाँ जाइलम का सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन अंदर की ओर हो रहा है और सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये पित्त की ओर धकेल दिया जाता है और बाद में बनने वाला फ्लोएम बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाइलम, नया बनने वाला जाइलम पहले वाले बनने वाले जाइलम को धकेल देता है पित्त की तरफ, और इस तरह पहले ये जाइलम बना, फिर ये सेकेंडरी जाइलम बना और ये सेकेंडरी जाइलम बना जो पित्त की ओर धकेल दिया जाता है। और सेकेंडरी जाइलम की तुलना में सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है और बाहर की ओर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दी थी। अब आता है आपके नेक्स्ट पॉइंट, मैकिंग ऑफ सेकेंडरी मिड्यूलरी रेज। तो मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि जो कैम्बियम की सेल्स होती है वो दो टाइप की सेल्स मिलकर कैम्बियम का निर्माण करती है। कौन कौन सी, रे इनिशियल सेल्स और सेकंड कौन सी थी, फ्यूजिफॉर्म सेल्स। तो रे इनिशियल सेल्स डिवीजन करती है कौन सा, पेरिक्लाइनल। तो रे इनिशियल सेल्स वर्गाकार होती है, समव्यासी होती है और संख्या में कम होती है। तो ये सेल्स क्या करेगी, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी। पेरिक्लाइनल डिविजन्स करके कैम्बियम के बाहर व अंदर की ओर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का निर्माण करती है, जो बाद में किसका निर्माण करेगी, सेकेंडरी मिड्यूलरी रेज का। ठीक है, द्वितीयक किरण कोशिकाओं का ये मज्जारश्मिया कोशिकाओं का ये निर्माण करेगी। जो फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती है वो फ्यूजिफॉर्म सेल्स किसका निर्माण करेगी, सेकेंडरी जाइलम का और सेकेंडरी फ्लोएम का। ये सेल्स भी पेरिक्लाइनल डिविजन्स करेगी रे इनिशियल्स के समान ही, लेकिन जहाँ रे इनिशियल सेल्स अंदर व बाहर की ओर सेकेंडरी, जहाँ की रे इनिशियल सेल्स अंदर व बाहर की ओर पैरेन्काइमेटस सेल्स बना रही थी, वो सेकेंडरी मिड्यूलरी रेज का निर्माण करेगी। वहीं फ्यूजिफॉर्म सेल्स भी पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी और सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेगी। सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनता है। ठीक है, तो ये हुआ ये वाला पॉइंट। अब देखो, मेकिंग ऑफ एनुअल रिंग्स। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, जब प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय सेकेंडरी
जाइलम की एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये सेकेंडरी जाइलम की जो रिंग होती है उसे ही एनुअल रिंग कहते हैं। प्लांट्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है एक रिंग के रूप में, या सेकेंडरी जाइलम का निर्माण एक वलय के रूप में होता है जिसे एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल रिंग उसे क्यों कहते हैं वो देखो। जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो सेकेंडरी जाइलम डाइकोट्स में जो बहुवर्षीय काष्ठीय या वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब उसमें अंदर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम व बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। तो कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण डाइकोट्स में जो बहुवर्षीय और काष्ठीय प्लांट होते हैं उनमें हर साल या पर ईयर बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम व अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है, और इन सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम को ही कंबाइन में एनुअल रिंग कहते हैं। तो एक साल में बनने वाले सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम के घेरे को एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल रिंग में अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम की तुलना में कम होता है और ये एनुअल रिंग कहलाती है। ये एनुअल रिंग दो टाइप की होती है। जो टेम्परेट प्रदेश के प्लांट्स होते हैं उनमें ही एनुअल रिंग का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें वर्ष पर्यंत जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता घटता रहता है और पूरे साल एनवायरनमेंट सेम नहीं होता है, इसलिए उनमें एनुअल रिंग्स का निर्माण होता है। जबकि ट्रॉपिकल प्रदेश में या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पूरे साल जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल एक समान होता है, इसलिए उनमें एनुअल रिंग्स का निर्माण नहीं होता है। तो एनुअल रिंग्स का निर्माण किन प्लांट्स में होगा? टेम्परेट प्रदेश के प्लांट्स में एनुअल रिंग का निर्माण होता है। ये एनुअल रिंग दो प्रकार की होती है। स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, ऑटम वुड जिसे लेट वुड भी कहते हैं। इसे बसंत काष्ठ भी कहते हैं और इसे पतझड़ काष्ठ भी कहते हैं। आप देखो कि जो एनुअल रिंग होती है तो एनुअल रिंग का निर्माण कौन करती है? स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड मिलके एनुअल रिंग का निर्माण करती है। जो पहले बनती है मीन्स जब बसंत का टाइम आता है तब खनिज पदार्थों और मिनरल्स और वाटर का संचालन आसानी से होता जाता है जिससे कि ये जो स्प्रिंग वुड है वो जल्दी जल्दी बनती है, ठीक है। लेकिन जो पतझड़ की ऋतु आती है तब उस ऑटम वाले सीजन में क्या होता है कि जो मिनरल्स और वाटर होता है उसका संचालन आसानी से नहीं हो पाता है और ये कैम्बियम की एक्टिविटी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है। जहाँ स्प्रिंग वुड का निर्माण कैसे होता है कि ये कैम्बियम की एक्टिविटी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा संख्या में अर्ली वुड का निर्माण होता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी पतझड़ की ऋतु में कैम्बियम कम एक्टिविटी करती है, इसलिए इसमें ऑटम वुड का निर्माण होता है। ये लेट वुड कहलाती है जो बाद में बनती है और कम मात्रा में बनती है। इस प्रकार स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दोनों मिलकर एनुअल रिंग का निर्माण करती है और इन एक साल में एक ही एनुअल रिंग का या जाइलम और फ्लोएम का घेरा बनता है। इस एनुअल रिंग के अकॉर्डिंग ही प्लांट की एज ज्ञात करी जाती है कि प्लांट्स की
ये एनुअल रिंग्स को गिन के या वार्षिक विलय को गिन के प्लांट्स की एज ज्ञात करी जाती है, क्योंकि पर ईयर एक ही रिंग का निर्माण होता है। और एनुअल रिंग को गिनकर अगर प्लांट्स की एज ज्ञात करी जाती है तो इसे कहते हैं डेंड्रोनोलॉजी। एनुअल रिंग की काउंटिंग करके किसी प्लांट की आयु का पता लगाया जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये विज्ञान कौन सी विज्ञान कहलाएगी, डेंड्रोनोलॉजी। ठीक है। फिर लास्ट और लीस्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ हर्टवुड एंड सैपवुड। तो ट्रॉपिकल प्रदेश में जहाँ वर्ष पर्यंत समान वातावरण रहता है वहाँ पे एनुअल रिंग का निर्माण नहीं होता है, वहाँ पे हर्टवुड और सैपवुड का निर्माण होता है। जो हर्टवुड होती है वो पहले बनने वाली कास्ट होती है और सैपवुड बाद में बनने वाली कास्ट होती है। तो कैम्बियम की एक्टिविटी से हर्टवुड अंदर की ओर धकेल दी जाती है, जबकि सैपवुड बाद में बनती है और इसे रस कास्ट भी कहते हैं। और ये जो रस कास्ट होती है ये पीले रंग की होती है। ये जो रस कास्ट होती है वो पीले रंग की होती है और जो हर्टवुड होती है वो काले भूरे रंग की होती है। और ये उन ट्रॉपिकल प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इस तरह आपके सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगी। थैंक यू।